अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अप्लाइड केमिस्ट्री में चैप्टर केमिकल इंडस्ट्रीज़ एंड मेटलर्जी स्टडी कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है शुगर इंडस्ट्री। लास्ट लेक्चर में हमने शुगर इंडस्ट्री के पार्ट 1 को स्टडी किया था, जिसमें हमने शुगर इंडस्ट्री के इंट्रोडक्शन, सोर्सेज एंड रॉ मटेरियल को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम शुगर इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि हाउ शुगर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम शुगर केन। शुगर इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कंपोजिशन पे जाएंगे। तो अगर हम शुगर केन को देखें तो शुगर केन को हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि शुगर केन इज़ अ जूसी प्लांट। इसके दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, एक इसका फाइब्रस मटेरियल है और दूसरा इसका जो है वो ब्रॉथ है। अब फाइब्रस मटेरियल क्या होता है कि ज़्यादातर सेलुलोजिक फाइबर्स होते हैं, इसमें सेलुलोज भी हो सकता है, पेंटोज भी हो सकता है, लिग्निन भी हो सकता है। ब्रॉथ की अगर हम बात करते हैं तो ब्रॉथ जो है ये बेसिकली जूस है, ये वो जूस जो हम गन्ने से एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इस जूस की कंपोजिशन क्या होती है, इस जूस के अंदर वाटर कंटेंट्स तो होते ही हैं, इसके साथ साथ इसमें कुछ सॉल्युबल सॉलिड्स भी होते हैं। वाटर कंटेंट्स की अगर हम परसेंटेजेस की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 75% तक ये वाटर कंटेंट्स इसमें मौजूद होते हैं। सॉल्युबल सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो सॉल्युबल सॉलिड्स में कुछ हमारे पास इसमें शुगर्स कंटेंट्स होते हैं एंड कुछ हमारे पास नॉन शुगर कंटेंट्स होते हैं। शुगर कंटेंट्स को अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास सुक्रोज कंटेंट्स भी होते हैं जो ऑलमोस्ट 15% तक होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ग्लूकोज कंटेंट्स होते हैं, कुछ इसमें फ्रुक्टोज कंटेंट्स होते हैं। ग्लूकोज फ्रुक्टोज आल्सो फॉर्म सुक्रोज डाइसैकेराइड एंड द अदर वन इज़ द नॉन शुगर कंपोनेंट्स। अब नॉन शुगर कंपोनेंट्स में शुगर केन की कंपोजिशन में ऑर्गेनिक्स भी हो सकते हैं एंड इनऑर्गेनिक्स भी हो सकते हैं। तो ये कुछ शुगर केन की कंपोजिशन है। इसी Now we will start sugar manufacturing process from sugar cane. Sugar manufacturing from sugar beet is a different process. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब शुगर को गन्ने से किस तरह तैयार किया जाता है, गन्ने को फील्ड से लेकर इंडस्ट्री तक ले जाने और शुगर की प्रोडक्शन करने के लिए किन किन प्रोसीजर्स में से इसको गुजारा जाता है, तो इन स्टेप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। इसमें फर्स्ट स्टेप है वॉशिंग, सेकंड स्टेप है कटिंग एंड शेडिंग, थर्ड स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, फोर्थ स्टेप है क्लैरिफिकेशन और प्योरिफिकेशन ऑफ जूस, फिफ्थ स्टेप है कंसंट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ जूस, सिक्स्थ स्टेप इसमें आ जाता है रिफाइनिंग ऑफ शुगर एंड सेवंथ इज़ द ड्राइंग एंड पैकेजिंग। फर्स्ट स्टेप इज़ द वॉशिंग। इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आप अगर कोई चीज़ को कुकिंग करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उसकी वॉशिंग करेंगे, जो भी चीज़ आप कुक करना चाह रहे हैं, देन आप उसकी कटिंग करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे गन्ने शुगर प्रोडक्शन में भी क्या है, हम गन्ने की वॉशिंग करते हैं विद वार्म वाटर। ये एक आपको वॉशिंग प्लांट दिखाया गया है। अब इसमें क्या किया जाता है, शुगर केन को वार्म वाटर के साथ इसके ऊपर से वार्म वाटर को फ्लड किया जाता है, गुजारा जाता है और इसको साफ़ किया जाता है। अब इस वॉशिंग का बेसिकली पर्पज़ क्या है कि जब भी गन्ने को हम फील्ड से इंडस्ट्री में लेके आते हैं तो गन्ने के ऊपर बहुत से डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, कुछ लीव्स होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है गन्ने की चीनी की प्रोडक्शन में। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको सिंपली वार्म वाटर के साथ गुजारते हैं, वार्म वाटर में से गुजारते हैं ताकि उसके ऊपर से जो डेब्रिस है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, लीव्स हैं, वो सब रिमूव हो जाए। तो बेसिक पर्पज़ जो है वो क्या है कि हम इसमें से रॉक्स को, ट्रैश को, डस्ट पार्टिकल्स को, लीव्स को रिमूव आउट करने के लिए शुगर केन को वार्म वाटर के साथ क्लीन करते हैं, उसको साफ़ करते हैं। और ये डायग्राम में आपको एक क्लीनिंग जो वॉशिंग प्लांट है वो भी दिखाया गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कटिंग एंड श्रेडिंग। तो सेकंड जो स्टेप है वो है कटिंग एंड श्रेडिंग। कटिंग क्या है कि शुगर केन को सिंपली हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कटिंग हम किसके थ्रू करते हैं, तो गन्ने की कटिंग के लिए हम ज़्यादातर कटर्स या नाइफ्स ही यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कटिंग। अब कटिंग किस फॉर्म में कि शुगर केन के जो लार्ज पार्टिकल हैं उनको छोटे छोटे पीसीज में कट कर लेंगे। सेकंड स्टेप इसमें आ जाता है श्रेडिंग। अब कटिंग और श्रेडिंग में डिफरेंस क्या है, कटिंग में सिंपली लार्ज शुगर केन पार्टिकल्स को कट किया जाता है स्मॉलर पीसीज में, जबकि श्रेडिंग में क्या है, गन्ने के जो पार्टिकल्स हैं उनको स्लाइसेस और चिप्स की फॉर्म में कट किया जाता है। तो यहाँ पे जो टूल यूज़ किया जाता है उसको हम श्रेडर कहते हैं। श्रेडर क्या करते हैं, गन्ने के पार्टिकल्स को फाइनेस्ट पार्टिकल्स में कट कर देते हैं और ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो चिप्स की फॉर्म में, स्लाइसेस की फॉर्म में होते हैं। और इसके लिए जो टूल यूज़ किया जाता है वो दीज आर द श्रेडर्स विच आर यूज फॉर श्रेडिंग।
थर्ड स्टेप इज़ द एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस। फ्रेशली कट केन आफ्टर श्रेडिंग फैक्ट्री में लाया जाता है, वहाँ इसे एक्सट्रैक्शन प्लांट में से गुजारा जाता है। ये आपके सामने एक एक्सट्रैक्शन प्लांट दिखाया गया है। अब एक्सट्रैक्शन प्लांट बेसिकली सीरीज ऑफ रोलर मिल्स पे कंसिस्ट होता है। आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है कि ये आपको 3 पेयर्स ऑफ रोलर नज़र आ रहे हैं और ये एक सीरीज अरेंजमेंट होती है जिसमें से गन्ने के पीसीस को कटेड एंड श्रेडेड पीसीस को पास आउट किया जाता है और इसमें से जूस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब जूस की एक्सट्रैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए इसके ऊपर वार्म वाटर जो है उसको पास आउट किया जाता है। अब इसके नतीजे में हमारे पास बेसिकली 2 फ्रैक्शंस ऑब्टेन होती हैं। एक हमारे पास आ जाता है मिक्स्ड जूस और दूसरा हमारे पास आ जाता है बगास। अब मिक्स जूस जब हम गन्ने के पीसेस को रोलर मिल्स में से पास आउट करते हैं तो रोलर मिल्स क्या करते हैं, ये उसके ऊपर प्रेसिंग अप्लाई करती हैं, प्रेस डाउन उसको करती हैं और उसमें से जूस जो है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है। जबकि बाकी जो फाइब्रस मटेरियल है मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट, एट द एंड फाइब्रस मटेरियल जो है वो कलेक्ट हो जाता है। अब ये हमने डिस्कस किया कि एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस के नतीजे में हमारे पास 2 फ्रैक्शंस ऑब्टेन होती हैं। इसमें फर्स्ट है वेज्यू जो हमने कहा कि हम जो जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं गन्ने से उसको हम वेज्यू कहते हैं और उसकी अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो उसमें ऑलमोस्ट 95% या इससे ज़्यादा तक सुक्रोज कंटेंट्स मौजूद होते हैं। अब इसका बेसिकली पर्पस क्या है, यही वो जूस है जिससे हम सुक्रोज को ऑब्टेन करते हैं। सेकेंड जो फ्रैक्शन हमारे पास यहाँ पे ऑब्टेन होती है वो है बगास। अब बगास क्या है, ये बेसिकली सेलुलोजिक मटेरियल है, फाइब्रस मटेरियल है लेफ्ट आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, कि वो मटेरियल वो सेलुलोजिक फाइबर जो आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस हमारे पास बच जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बगास कहते हैं। बेसिकली गन्ने को हमने कंपोजिशन की जब हमने बात की थी तो हमने यही कहा था कि गन्ने के 2 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, एक इसमें फाइबर होता है, सेकंड इज़ द ब्रॉथ। तो ब्रॉथ से हम क्या करते हैं, जूस को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और बगास जो है फाइबर जो है वो यहाँ पे जो हमारे पास ऑब्टेन होता है उसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बगास कहेंगे। अब इस बगास का फर्दर क्या यूज़ है, तो इसको हम फर्दर यूज़ करते हैं एनिमल फीड के तौर पे, मतलब जानवरों के चारे के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। जो फाइब्रस मटेरियल हमारे पास आता है वो सेलुलोजिक हो सकता है, लिग्निन है, पेंटोसिस है, तो उस फॉर्म में हो सकता है। सेकंड की एज अ बॉयलर फ्यूल, मतलब इसको हम बॉयलर को चलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, तो इंसुलेटिंग मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसको यूज़ किया जाता है। फोर्थ इसमें है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड क्वालिटी पेपर, कि जब हम पेपर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहाँ पे भी बगास जो है उसको यूज़ किया जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम आ जाएँ तो ये शुगर केन की कंपोजिशन को हमने पहले भी डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं कि हमने शुगर केन को कहा था कि 2 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, एक इसमें फाइबर आता है और एक इसमें ब्रॉथ आता है। अब फाइबर की अगर हम बात करें तो यही फाइबर जो है ये बगास कहलाता है, सेलुलोजिक मटेरियल लेफ्ट आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस। जब इसमें से जूस को निकाल दिया जाता है, जूस को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, तो जो पीछे हमारे पास फाइब्रस मटेरियल बचता है उसको हम बगास कहते हैं। अब ब्रॉथ क्या है, जब जो गन्ने को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, जूस एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो हमारे पास एक ग्रीन कलर का जूस आता है, उसको हम ब्रॉथ कहते हैं। अब उसका ग्रीन कलर डिफरेंट इम्प्योरिटीज़ की वजह से भी है और इसमें 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्युबल सॉलिड्स भी होते हैं और वाटर भी होते हैं। अब सॉल्युबल सॉलिड्स को अगर हम फर्दर देखें तो इसमें शुगर कंटेंट्स भी हो सकते हैं और नॉन शुगर कंटेंट्स भी हो सकते हैं। तो बेसिकली हम गन्ने से शुगर को ही प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, तो शुगर कंटेंट्स तो हमारी प्रोडक्ट हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो हमारे पास नॉन शुगर कंटेंट्स हैं इनमें ऑर्गेनिक्स आ जाते हैं और इनऑर्गेनिक्स आ जाते हैं, तो ये एज इम्प्योरिटीज़ होती हैं जिसको हमें गन्ने में से रिमूव आउट करना होता है। तो इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम इस एक्सट्रैक्टेड जूस की, इस ग्रीन कलर जूस की या इस वेजियो की या ब्रॉथ की हम क्या करते हैं, फर्दर हम क्लैरिफिकेशन और प्योरीफिकेशन करते हैं। फोर्थ स्टेप इज़ द क्लैरिफिकेशन और प्योरीफिकेशन ऑफ द जूस। गन्ने से जो जूस हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो डार्क ग्रीन कलर का होता है। ये डार्क ग्रीन कलर ड्यू टू सम इम्प्योरिटीज़ होता है। अब इस जूस को हम किस तरह से प्योरीफाई करते हैं, तो इसके लिए फर्दर कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है। फर्स्ट स्टेप इज़ द डेफिकेशन, सेकंड स्टेप इज़ द कोएगुलेशन, थर्ड स्टेप इज़ द फिल्ट्रेशन, फोर्थ स्टेप इज़ द कार्बोनेशन एंड फिफ्थ स्टेप इज़ द सल्फाइटेशन। ठीक है, डिफरेंट 5 प्रोसेसेस हैं जिनके ज़रिए से हम जो डार्क ग्रीन कलर एक्सट्रैक्टेड जूस है उसको क्लैरिफाई या प्योरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट हम
डेफिकेशन प्रोसेस को देखेंगे। अब डेफिकेशन प्रोसेस से बेसिकली क्या है, हमने पीछे डिस्कस किया था कि जो शुगर केन जूस हम एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें शुगर एंड नॉन शुगर बोथ कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट। शुगर कंटेंट्स तो हमारी रिक्वायरमेंट होते हैं, जबकि नॉन शुगर कंटेंट्स जो हैं जिनमें ऑर्गेनिक्स एंड इनऑर्गेनिक्स आ जाते हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो एज इम्प्योरिटीज़ होती हैं और इन्हें रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो ऑर्गेनिक्स एंड इनऑर्गेनिक्स इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम डेफिकेशन और ऑल दीज प्रोसेसेस करवाते हैं ताकि जो हमारा जूस है, एक्सट्रैक्टेड जूस है, वो क्लैरिफाई हो सके। अब डेफिकेशन में क्या होता है, डेफिकेशन में बेसिकली हम अपने एक्सट्रैक्टेड जूस को लाइम वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। अब इसका बेसिक पर्पस क्या है कि जो जूस हम एक्सट्रैक्ट करते हैं गन्ने से वो एसिडिक नेचर का होता है। अब उसकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका बेस के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो यहाँ पे हम जो बेस यूज़ करते हैं वो लाइम हम यूज़ करते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ हीट जब हम इसको ट्रीट करवाते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, जो हमारा ऑर्गेनिक्स होते हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम इसके पर्पस को देखें तो पर्पस इसका यही आ जाता है कि हम ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ को रिमूव आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइम वाटर एंड हीट स्टीम। अब अगर हम इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे आपको दो रिएक्शंस दिखाएंगे। रिएक्शन फर्स्ट में आपको ऑक्सैलिक एसिड दिखाया गया है। ये ऑक्सैलिक एसिड गन्ने के जूस में मौजूद होता है जो उसको एसिडिक नेचर देता है। इस जूस का जब हम ट्रीटमेंट करवाते हैं लाइम वाटर के साथ, एरो के ऊपर आपको हीट का साइन नज़र आ रहा है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हम इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, हमारे पास कैल्शियम ऑक्सैलेट और वाटर बनते हैं। अब कैल्शियम ऑक्सैलेट के साथ आपको बॉटम एरो नज़र आ रहा है। बॉटम एरो का मतलब होता है कि ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रही है। तो जब भी हम गन्ने के जूस को लाइम वाटर के साथ ट्रीट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो उसके नतीजे में क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड्स जो हैं उनके सॉल्ट्स बन जाते हैं। मीन्स की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो उसके नतीजे में हमारे पास वाटर और सॉल्ट बनते हैं। तो यहाँ पे भी ऑक्सैलिक एसिड बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो हमारे पास कैल्शियम ऑक्सैलेट, सॉल्ट और साथ में वाटर फॉर्मेशन होती है। अब कैल्शियम ऑक्सैलेट सॉल्ट फॉर्मेशन है तो ये बॉटम पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रही है, तो ये बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगा। सेकंड रिएक्शन में देखें तो पोटाशियम फॉस्फेट है, ये इनऑर्गेनिक्स इम्प्योरिटीज़ है। ये भी लाइम वाटर के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट रिएक्ट करती हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम फॉस्फेट बनते हैं। तो यहाँ पे जो कैल्शियम फॉस्फेट है इसके साथ भी आपको बॉटम एरो नज़र आ रहा है, तो ये भी क्या है, प्रेसिपिटेट्स फॉर्मेशन होती है और ये भी नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। तो इन प्रेसिपिटेट्स को हम एक्सट्रैक्टेड जूस से सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब इन प्रेसिपिटेट्स को फर्दर स्टेप्स के ज़रिए से रिमूव आउट किया जाता है। तो फर्दर इन प्रेसिपिटेट्स को रिमूव करने के लिए कोएगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन प्रोसेस करवाए जाते हैं। अब कोएगुलेशन क्या है, कोएगुलेशन को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिस तरह आप दही से मक्खन बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसको दही को एजिटेट करते हैं और उस एजिटेशन के नतीजे में क्या होता है, मक्खन के पार्टिकल्स जो हैं वो सरफेस पे आना शुरू हो जाते हैं, जबकि लस्सी जो है वो नीचे बैठ जाती है। मक्खन के पार्टिकल्स लाइटर वेट हैं तो वो कम सरफेस पे आ जाते हैं, जबकि लस्सी के जो पार्टिकल्स हैं वो डेंस होते हैं तो वो नीचे बैठ जाएंगे। तो ये जो मक्खन के पार्टिकल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्कम कम ऑन द सरफेस। यहाँ भी हम क्या करते हैं, हम लाइम को ऐड करते हैं और एजिटेशन करवाते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है, जितने कलर्ड कंपाउंड होते हैं और नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं वो कम ऑन द सरफेस। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स एंड कलर्ड कंपाउंड जो हैं ये एक झाग की फॉर्म में सरफेस पे आते हैं और उस झाग को हम क्या कहते हैं, स्कम कहते हैं। इस स्कम को फर्दर क्या है, फिल्टर कर लिया जाता है या इसको नथाड़ लिया जाता है। थर्ड स्टेप इसमें आ जाता है फिल्ट्रेशन का। तो वही जितना हमारे पास कोएगुलेटेड मटेरियल बना है, जो स्कम प्रोड्यूस हुई है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम फिल्टर करेंगे। अब फिल्टर करने के डिफरेंट प्रोसेसेस हो सकते हैं, इसके लिए आप सस्टेनर्स यूज़ करते हैं नॉर्मल रूटीन में। इसके अलावा फ़िल्टर पेपर्स होते हैं, फ़िल्टर मीडिया होते हैं। लेकिन जब हम गन्ने के जूस के एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम ड्रम फिल्टर जो है उनको यूज़ किया जाता है। कोटेड ड्रम फिल्टर्स आर यूज्ड टू रिमूव नॉन शुगर इम्प्योरिटीज़ लाइक स्कम एंड प्रेसिपिटेट्स। ये कोटेड ड्रम फिल्टर्स, आपको ये डायग्राम एक छोटी सी दिखाई गई है जिसमें आपको थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आते हैं फोर्थ स्टेप पे, जो है कार्बोनेशन। फर्स्ट हमने देखा था क्लैरिफिकेशन ऑफ जूस में डेफिकेशन को,
फिर हमने कोएगुलेशन को देखा, उसके बाद हमने फिल्ट्रेशन को देखा। अब फोर्थ स्टेप है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इसमें हम अपने एक्सट्रैक्टेड जूस की ट्रीटमेंट करवाते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस एक्सट्रैक्टेड जूस को हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट क्यों करवाते हैं? डेफिकेशन प्रोसेस में हमने अपने एक्सट्रैक्टेड जूस को लाइम वाटर के साथ ट्रीट किया था, लाइम के साथ ट्रीट किया था। अब जो लाइम वाटर वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वो लाइम वाटर एक्सेस अमाउंट में यूज़ किया जाता है। अब वो भी एक एक्सेस अमाउंट ऑफ लाइम प्रॉब्लम कॉज करती है, तो उस एक्सेस लाइम को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्टेड जूस की ट्रीटमेंट करवाते हैं विद कार्बन डाइऑक्साइड। पर्पज़ इसका आ जाए तो पर्पज़ में देखें कि वही एक्सेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम रिमूव करते हैं और इसके अलावा सुक्रोज को कैल्शियम सुक्रोरेट से हम सेपरेट आउट करते हैं। इसकी केमिस्ट्री पे आ जाए तो इसमें क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली जब हम एक्सट्रैक्टेड जूस को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीटमेंट करवाते हैं तो जितना भी हमारे एक्सट्रैक्टेड जूस के अंदर एक्सेस लाइम मौजूद होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉरिस्पॉन्डिंग कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, साथ में वाटर बना देता है। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके साथ भी आपको बॉटम एरो नज़र आ रहा है, मीन्स प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रही है। सेकेंड हम क्या करते हैं, सेकेंड रिएक्शन इसमें क्या आता है कि कैल्शियम सुक्रेट, कुछ सुक्रोज जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियम सुक्रेट होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम सुक्रेट में से कैल्शियम ऑक्साइड को एक्सट्रैक्ट करके उसके साथ कॉरिस्पॉन्डिंग कैल्शियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट्स बना देती है और इस तरह से यहाँ पे हमारे पास सुक्रोज C12H22O11 जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है सुक्रोज। ये हमारा स्टेप आ जाता है कार्बोनेशन। लास्ट स्टेप इज द सल्फाइटेशन। अब सल्फाइटेशन क्या है, नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है, इसका भी पर्पस सेम कार्बोनेशन की तरह ही है कि एक्सेस लाइम को रिमूव करने के लिए और सुक्रोज को कैल्शियम सुक्रेट से सेपरेट आउट करने के लिए हम सल्फाइटेशन करवाते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्टेड जूस को ट्रीट करवाते हैं विद सल्फर डाइऑक्साइड गैस। पर्पस वही आ गया कि हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिमूव करने के लिए और कैल्शियम सुक्रेट से सुक्रोज को रिकवर करने के लिए ये करवाते हैं। केमिस्ट्री भी इसमें सेम आएगी। डिफरेंस क्या है कि जितना भी हमारे जूस के अंदर कैल्शियम लाइम होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉरिस्पॉन्डिंग कैल्शियम सल्फाइड बना देगा। बॉटम एरो है तो ये भी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगी। कैल्शियम सुक्रेट जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके सुक्रोज एंड कैल्शियम सल्फाइड बना देंगे। अब कार्बोनेशन और सल्फाइटेशन दोनों का पर्पस जो है वो सेम ही है कि कैल्शियम सुक्रेट से हम सुक्रोज को ऑब्टेन करते हैं। सेकंड क्या है, एक्सेस लाइम को हम रिमूव करते हैं। अब इन दोनों प्रोसेसेस में सल्फाइटेशन में एक लिमिटेशन आ जाती है, सल्फाइटेशन में सल्फर इन्वॉल्व हो रही है। तो सल्फर बेसिकली अ गुड ब्लीचिंग एजेंट है कि जितना हमारा एक्सट्रैक्टेड जूस के अंदर कलर है ये उसको भी रिमूव आउट करता है, तो ये इसका एक बेनिफिट है ओवर कार्बोनेशन पे। लेकिन साथ साथ इसकी एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है कि सल्फर की अपनी बैड स्मेल होती है, कलर तो ये रिमूव कर देगी, ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे तो ये काम करेगी, लेकिन साथ साथ ये क्या करेगी, ये अपना कलर अपनी जो बैड स्मेल है ये जूस के अंदर इम्पार्ट कर देगी। तो ये इसका एक लिमिटेशन भी है और साथ साथ इसका बेनिफिट भी है। तो यहाँ तक हमारा क्लैरिफिकेशन और प्योरीफिकेशन ऑफ जूस जो है वो कंप्लीट होती है कि हम जूस में से, एक्सट्रैक्टेड जूस में से अपने ऑर्गेनिक्स, इनऑर्गेनिक्स इम्प्योरिटीज़ को रिमूव आउट कर देते हैं और उसके साथ साथ हम अपना सुक्रोज जो है उसको इसमें से रिकवर करते हैं। अब स्टेप हमारा आ जाता है कंसंट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर। फर्स्ट हम देखेंगे कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन क्या है, जब भी कोई जूस आपने एक्सट्रैक्ट किया है, अब आप इसको, ये एक डाइल्यूट फॉर्म होती है, आप इसको कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं तो कंसंट्रेट करने के लिए आप इसको क्या करेंगे, आप इसको एवेपोरेट करेंगे। एवेपोरेशन के नतीजे में क्या होगा, इसमें से वाटर कंटेंट्स जो है, जो मॉइस्चर है वो एवेपोरेट कर जाएगा और हमारे पास कंसंट्रेटेड जो है या कंसंट्रेटेड जो है वो जूस हमारे पास आ जाएगा। तो जो प्योरीफाइड जूस है, जो हमने क्लैरिफाइड जूस लिया था, उसमें 70 से 75% वाटर कंटेंट्स होते हैं। उसके इस वाटर कंटेंट्स को रिमूव करने के लिए जूस को क्या किया जाता है, एवेपोरेट करवाया जाता है। और यहाँ पे जो एवेपोरेटेड टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें फर्स्ट है मल्टीपल इफेक्ट एवेपोरेटर, मतलब एवेपोरेटर ही हम यूज़ करते हैं। एवेपोरेटर का बेसिकली क्या काम होता है, ये वाटर को एवेपोरेट करता है। यहाँ पे मल्टीपल इफेक्ट, ये एक सीरीज ऑफ एवेपोरेटर होती है, उसके ज़रिए से इसको कंसंट्रेट किया जाता है। एंड सेकंड इज़ द वैक्यूम पैन। वैक्यूम पैन भी क्या करता है, ये वाटर या मॉइस्चर कंटेंट्स को इसमें से रिमूव आउट करता है। अब
जब इसमें से प्योरीफाइड जूस में से वाटर कंटेंट्स भी रिमूव आउट हो जाते हैं तो हमारे पास एक कंसनट्रेटेड कंटेंट्स आते हैं, शुगर कंटेंट्स आते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप होता है इनको क्रिस्टलाइज करने का। अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या है कि जो कंसनट्रेटेड हमारे पास जूस आ गया उसको हम क्या कहते हैं, मैसिक्यूट्स कहते हैं। कि आफ्टर द प्योरीफिकेशन ऑफ जूस it is concentrated by multiple effect evaporator or vacuum pan, then we get concentrated sugar crystals which is called mesicutes. This mesicute is further crystallized. For this purpose crystallizer used and centrifugation is done. तो सिंपली अगर हम इसका ओवरव्यू देखें कि जितना प्योरीफाइड जूस था उसको हम क्या करते हैं, उसको कंसनट्रेट करने के लिए हम उसमें से वाटर को एवेपोरेट करते हैं और इस मकसद के लिए हम मल्टीपल इफेक्ट एवेपोरेटर और वैक्यूम पैन को यूज़ करते हैं और उसके नतीजे में हमारे पास कंसनट्रेटेड शुगर क्रिस्टल्स आते हैं। ये कंसनट्रेटेड शुगर क्रिस्टल्स मैसिक्यूट्स कहलाते हैं और इस मैसिक्यूट्स को फर्दर हम क्रिस्टलाइजर टैंक में से पास आउट करते हैं और इसके बाद हम इसको सेंट्रीफ्यूगल फिलर में से पास आउट करवाते हैं टू फॉर्म प्रॉपर क्रिस्टल्स। कंसंट्रेशन को एक फ्लो चार्ट की मदद से डिस्कस करते हैं। अब कंसंट्रेशन में बेसिकली क्या है कि वो जूस जो हम आफ्टर क्लैरिफिकेशन और प्योरीफिकेशन ऑब्टेन करते हैं उसमें वाटर कंटेंट्स भी हैं एंड सुक्रोज कंटेंट्स भी हैं। हमारी रिक्वायरमेंट सुक्रोज कंटेंट्स हैं, वाटर कंटेंट्स को हमें रिमूव करना होता है, तो वाटर कंटेंट्स को रिमूव करने के लिए हम इसकी एवेपोरेशन करवाते हैं। अब एवेपोरेशन करवाने के लिए हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, तो इसमें हमारे पास एवेपोरेटर्स आ जाते हैं, वैक्यूम पैन्स आ जाते हैं। ये दोनों ही वाटर कंटेंट्स को रिमूव आउट करने का काम करते हैं। आफ्टर रिमूविंग वाटर कंटेंट्स हमारे पास कंसनट्रेटेड शुगर क्रिस्टल्स बनते हैं जिनको हम मैसिक्यूट्स कहते हैं। इस मैसिक्यूट्स को फर्दर हम प्रॉपर साइज क्रिस्टल्स बनाने के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में से गुजारते हैं। अब क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस क्या है, इसमें जो हमारे पास मैसिक्यूट आता है उसको हम एक क्रिस्टलाइजर टैंक में से पास आउट करते हैं। आफ्टर पासिंग क्रिस्टलाइजर टैंक इट इज़ पास थ्रू सेंट्रीफ्यूगल फिलर। सेंट्रीफ्यूगल फिलर का बेसिकली काम सेंट्रीफ्यूज की तरह ही है। सेंट्रीफ्यूज क्या करता है, लाइटर पार्टिकल्स को मूव करवाता है सेंटर की तरफ, मींस लाइटर और लेस डेंस पार्टिकल्स मूव टुवर्ड्स द सेंटर एंड हैवियर पार्टिकल्स या डेंसर पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे जो शुगर क्रिस्टल्स होते हैं ये लाइटर पार्टिकल्स हैं, लेस डेंस हैं, तो ये क्या करते हैं, ये सेंटर की तरफ मूव करते हैं और एक अलग सेपरेट साइड पे ये सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम मोलेसिस की बात करें तो मोलेसिस क्या है कि विस्कस लिक्विड है, मींस इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंसर है, हैवियर होगा, तो हैवियर पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये एक अलग फ्रैक्शंस की फॉर्म में सेपरेट आउट होता जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन के नतीजे में दो फ्रैक्शंस ऑब्टेन होती हैं, एक हमारे पास शुगर क्रिस्टल्स आते हैं, दूसरा हमारे पास मोलेसेस आते हैं। शुगर क्रिस्टल्स ही बेसिकली हमारी शुगर है जो हम हासिल करना चाह रहे हैं, इसको हम रॉ शुगर कहेंगे। रॉ शुगर हम इसको इसलिए कह रहे हैं कि अभी इसकी रिफाइनिंग की ज़रूरत है। मोलेसेस क्या है, ये हमारा मदर लिकर होता है। मदर लिकर हम उसको कहते हैं, उस लिक्विड को कहते हैं जिसमें से हम क्रिस्टल्स को ऑब्टेन कर लेते हैं और आफ्टर ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स द लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड इज कॉल्ड मदर लिकर। तो यहाँ पे मोलेसिस हमारे पास मदर लिकर होता है। बेसिकली इस प्रोसेस में शुगर क्रिस्टल्स हमारा मेन प्रोडक्ट है जिसको हम बनाना चाह रहे हैं, जबकि मोलेसिस क्या होता है, ये हमारा बाई प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉ शुगर आपको दिखाई गई है। ये जो दो फ्रैक्शंस हम क्रिस्टलाइजेशन के नतीजे में हासिल करते हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन है रॉ शुगर, ये आपको ब्राउन कलर की नज़र आ रही है, इसीलिए हम इसको रॉ शुगर कह रहे हैं कि शुगर क्रिस्टल्स तो बन गए हैं लेकिन इसकी अभी रिफाइनिंग की ज़रूरत होती है। It contains about 97.8% sucrose and brown in color, but it is required to be refined. ये हमारा मेन प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री का। नेक्स्ट हमारा आ जाता है बाय प्रोडक्ट शुगर इंडस्ट्री का, जिसको हम मोलेसिस कहते हैं, विच इज़ अ मदर लिकर। ये थिक लिक्विड होता है, विस्कस लिक्विड होता है। इट इज़ अ थिक विस्कस लिक्विड विच इज़ ऑब्टेन आफ्टर 1 or 2 क्रॉप्स ऑफ शुगर क्रिस्टल्स। कि वही हम इसको जब मदर लिकर में से शुगर क्रिस्टल्स को हासिल कर लेते हैं, then the liquid left behind is called molasses. अब इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो it contains 30% sugar contents and 50% sugar in the form of uncrystallized sugar. ये हमारा बाई प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट हमारा इसमें शुगर रॉ शुगर है और बाई प्रोडक्ट इसमें हमारे पास मोलेसिस ऑब्टेन होता है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम अप्लाइड केमिस्ट्री में चैप्टर केमिकल इंडस्ट्रीज़ एंड मेटलर्जी स्टडी कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है शुगर इंडस्ट्री।
लास्ट लेक्चर में हमने शुगर इंडस्ट्री के पार्ट 1 को स्टडी किया था, जिसमें हमने शुगर इंडस्ट्री के इंट्रोडक्शन, सोर्सेज एंड रॉ मटेरियल को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम शुगर इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि हाउ शुगर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम शुगर केन। डायग्राम दिखाई गई है। हर इंडस्ट्री के एंड पे आपको लाजमन उसकी फ्लोशीट डायग्राम को बताना होता है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, वॉशिंग। सेकंड वही कटिंग एंड श्रेडिंग। आफ्टर कटिंग एंड श्रेडिंग पीसीज आर ब्रॉट इनटू एक्सट्रैक्शन यूनिट। एक्सट्रैक्शन यूनिट में आपको रोलर मिल्स दिखाए गए हैं, और यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारे पास रॉ जूस आता है और बगास आता है। अब इस बगास को फोर्थ स्टेप में क्लैरिफाई किया जाता है, और क्लैरिफिकेशन स्टेप में इसको डेफिकेशन में से, कार्बोनेशन में से, सल्फाइटेशन में से गुजारा जाता है। डेफिकेशन में सिंपली हम लाइम के साथ उसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्गेनिक्स एंड इनऑर्गेनिक्स इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं। कार्बोनेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ राजू उसको ट्रीट करवाते हैं, तो उसके नतीजे में एक्सेस लाइम रिमूव होता है। सल्फर डाइऑक्साइड के ज़रिए से भी एक्सेस लाइम को रिमूव आउट किया जाता है। फिफ्थ स्टेप कंसनट्रेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन है। तो उसी प्योरीफाइड जूस को, क्लैरिफाइड जूस को देन मल्टीपल इफेक्ट वेपोरेटर में से पास आउट किया जाता है, एंड वैक्यूम पैन में से पास आउट किया जाता है टू रिमूव वाटर कंटेंट्स। आफ्टर रिमूविंग वाटर कंटेंट्स, इट इज़ पास थ्रू क्रिस्टलाइजिंग टैंक
क्रिस्टलाइजिंग टैंक के बाद इसको सेंट्रीफ्यूगल फिलर में से गुजारा जाता है, और सेंट्रीफ्यूगल फिलर में से गुजारने के बाद हमारे पास दो फ्रैक्शंस ऑब्टेन होती हैं, रॉ शुगर एंड मोलेसिस। रॉ शुगर जो है ये हमारा प्रोडक्ट है एंड मोलेसिस आर द बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ तक अभी हमारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ शुगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रॉ शुगर फ्रॉम शुगर केन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम इसकी रिफाइनिंग को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी रिफाइनिंग को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्रॉम शुगर केन कंप्लीट होता है, बट इट्स रिफाइनिंग प्रोसेस टिल कंटिन्यू।